ऑलराइट, सो साल 1972 तिब्बत पे कब्जा करने के बाद चाइना और इंडिया के बीच में वॉर छिड़ जाती है। एशिया के दो सबसे बड़े देशों की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थी और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे युद्ध की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हमारा देश भारत ये युद्ध चाइना से ईजिली जीत जाएगा। बट हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी आईबी की लापरवाहियों की वजह से, और उस टाइम पे हमारे जो जनरल थे सैम मानेकशॉ यानी सैम बहादुर, वो भी सस्पेंडेड थे। और साथ ही साथ हमारी आर्मी की कहीं ना कहीं कमज़ोरी की वजह से हम चाइना से ये वॉर हार गए और इसकी कॉस्ट हमें ये पे करनी पड़ी कि आज भी इंडिया के कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अक्साई चीन चाइना के कब्ज़े में है, जिसे इंडिया चाइना से हर बार लेने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाबी हासिल होती है हमेशा। अब खैर आज के टाइम पे तो चाइना इंडिया पर डायरेक्टली अटैक कर नहीं सकता, उसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं, बट देयर आर सम टैक्टिक्स विच दे आर यूजिंग फॉर सीक्रेटली कैप्चरिंग आवर इंडियन टेरिटरीज। बिना हथियार के, बिना बंदूकों के, बिना गोलियों के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के चाइना आज इंडिया की टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा है। कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में एक और बार स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंडियन के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे चाइना हमारी टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा है बिना किसी जंग के। और चाइना हमारे साथ सीधे सीधे जंग क्यों नहीं कर सकता 1972 के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब हम एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं ऑब्वियसली, एंड साथ ही साथ चाइना की जो आर्मी है, जो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी और पावरफुल लगती है, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल है नहीं। और इसका सबूत हम लोगों को तभी मिल गया था जब गलवान वैली क्लैशेस के दौरान चाइनीज़ आर्मी का एक वीडियो निकल के आता है जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी बच्चों की तरह रो रही है क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए आ रही थी। और ये इसीलिए क्योंकि चाइना में एक टाइम पे एक पॉलिसी हुआ करती थी जहाँ पर हर एक फैमिली को एक बच्चा पैदा करना कंपलसरी था, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलिट्री में जाना भी कंपलसरी था। और मिलिट्री में आने के लिए जो जोश चाहिए, जो जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो तो मिस रह गया। इस वजह से जो चाइनीज़ आर्मी है वो सिर्फ नाम की आर्मी है, उनमें उतना दम नहीं है। उनके मिसाइल्स में फ्यूल की जगह पानी भरा होता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस के दौरान भी चाइनीज़ आर्मी भगौड़ों की तरह, कायरों की तरह वॉर फील्ड छोड़ के भाग जाती है। दैट इज़ वाई इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में वॉर देखना 20s के टाइम पे इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आज के टाइम पे गेम लड़ाई का नहीं है कि बंदूकें निकालो, गोलियां चलाओ, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया के लगभग कई सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंक्लूडिंग आवर नेशन इंडिया। तो इसीलिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। आज के टाइम पे द गेम इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, एंड चाइना कई सारे ऐसे टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है हमारे देश की टेरिटरीज को अपने अंडर लेने के लिए। एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो चाइना की सबसे पहले टैक्टिक है, सबसे पहली चाल है इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट। चाइना की इस पहली स्ट्रेटेजी में द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो लोग धुंधला करते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए बॉर्डर कहीं और है और चाइना के लिए कहीं और है। और चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी आर्मी को अंदर भेजता है, जहाँ पर वो लोग पेट्रोलिंग का बहाना देके उन सारे इलाकों में अपने टेंट्स लगाते हैं, वहाँ पर अपना बसेरा बसा लेते हैं। और ये मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पर ये दिखाया गया था कि 2021 से लेकर 2022 तक जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूटेड एरिया में कम से कम 100 से भी ज़्यादा टेंट्स लगाकर वहाँ पर एक ऑलमोस्ट गांव सा ही बसा दिया है। क्योंकि ये जो एक नो मैंस लैंड है जहाँ पे ना पूरी तरीके से इंडिया का क्लेम है, ना पूरी तरीके से चाइना का क्लेम है, चाइनीज़ आर्मी धीरे धीरे अंदर घुस के उन एरियाज़ पे मानो अपना एक कब्जा कर रही है। और यहाँ पर चाइना की दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस। अब इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट के बाद चाइना ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि अगर वो लोग सिर्फ टेंट लगाएंगे तो इंडियन आर्मी कभी ना कभी उसे ज़रूर उखाड़ फेंकेगी। इसीलिए टेंट लगाने के बाद, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना लेने के बाद, चाइनीज़ आर्मी वहाँ पर भारी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देती है। और इसका सबूत मिला था पेंगोंग टीएसओ में। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट की सैटेलाइट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने पेंगोंग टीएसओ के झील के सबसे नैरो हिस्से पर एक नहीं बल्कि दो ब्रिजेस बनाए। और इसके पीछे का चाइना ने एक्सक्यूज़ ये दिया कि वो जब भी अगर इंडिया के साथ कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वो अपने टैंक्स को उन ब्रिजेस के थ्रू तेज़ी से भेज सकता है। लेकिन असली में ये इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस है और उन एरियाज़ पर एक इलीगल कब्जा करने की स्ट्रैटेजी है। सो इंक्रीमेंटल इंक्रोचमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस चाइना की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। यानी कि पहले तो अंदर घुसो, हवाला दो कि हम सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर टेंट्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस क्रिएट करो,
वो भी उन जगहों पे, नो मैन लैंड्स पे, क्योंकि अगर वो लोग इंडिया में आने की कोशिश करते हैं तो इंडियन आर्मी से वो लोग सीधे सीधे तो नहीं भिड़ सकते। इसलिए सबसे पहले वो ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जिनको वो ईजिली टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में। चाइना की तीसरी स्ट्रैटेजी है डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड नैरेटिव वॉर, जिसमें वो लोग कार्टोग्राफिक अग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो चाइनीज़ बॉर्डर के पास मौजूद इंडियन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में मौजूद एरियाज के नाम को चाइनीज़ नाम दे देते हैं और पूरी दुनिया भर में दिखाते हैं कि इस जगह का नाम तो चाइनीज़ है, यानी कि ये हमारा है, यानी कि हमारी जगह का नाम अपनी मर्ज़ी से अपना रख लेना और उसके बाद दुनिया भर को ये दिखाना, ताकि कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई मैप मेकर अगर ये चीज़ देखे तो उन्हें ऐसा लगे कि ये शायद ओरिजिनली पहले चाइना का पार्ट रहा होगा, जिस वजह से चाइना वहाँ पर अपनी सावरेटी, अपनी अथॉरिटी क्लेम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने कई बार इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की है। साथ साथ साल 2022 में चाइना ने एक न्यू बॉर्डर लॉ भी पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग चाइना ये कह रहा था कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ में चाइनीज़ सिविलियंस की रक्षा करने के लिए हमें वहाँ पर मिलिट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम वहाँ पर बंकर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन चाइना की असली स्ट्रैटेजी तो ये है कि वो उन्हीं बंकर्स के थ्रू कल को अगर इंडिया के साथ सच में कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो पाए तो उसका इस्तेमाल कर सके। और बात रही सिविलियंस की, तो सिविलियंस सबसे पहली बात तो डिस्प्यूटेड एरियाज़ में होते ही नहीं है, ज़्यादातर वो चाइनीज़ एरियाज़ में ही होते हैं और इंडियन एरिया में होते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया की बात अलग होती है। इंडिया ने तो कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया, तो चाइना ने ऐसा लॉ क्यों पास किया? क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक अपकमिंग वॉर के लिए तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ हमारे जो एरियाज़ हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, उन्हें क्लेम करके अपने अंडर ले रहा है। साथ ही साथ चाइना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट में। कल को अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप, कोई बड़ी हस्ती अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों को विजिट करती है और वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो चाइना के इस डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट की वजह से वो लोग क्या समझेंगे कि ये इलाका तो डिस्प्यूटेड है, यानी कि यहाँ पर कल को लड़ाइयाँ हो सकती है, तो हमारा बिज़नेस अफेक्ट होगा। इस वजह से कोई वहाँ पे बड़ी हस्ती, कोई बड़ा बिजनेसमैन बिज़नेस करता ही नहीं है और ये चीज़ डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। और आप बताइए कि कितनी ख़राब बात है कि हमारे एरिया में हमारे ही फ़ायदे के लिए कोई दूसरा देश हमें रोक रहा है इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। और लास्ट है हाइब्रिड टैक्टिक, जिसके अकॉर्डिंग चाइना नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में मौजूद वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी ब्रह्मपुत्र नदी के पास दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही थी और ये कहा जा रहा है कि ये काम 2 से 4 सालों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और सही कहा जाए तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए चाइना एक अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री है, यानी कि उस नदी का जो ओरिजिन है, जो पानी वहाँ से निकल के आता है वो चाइना से ही निकल के आता है और बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में बह कर आता है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाता है बहते हुए। लेकिन अगर चाइना ने उस डैम के थ्रू उसे बंद कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पर, और वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो खतरे में आएगा ही, साथ ही वहाँ पे बाढ़ भी आ जाएगी, लोग पानी के लिए तरसेंगे। और इस चीज़ के कई सारे आपको इंटरनेट पे वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो जब फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि पानी का रंग काफ़ी ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है और जब उस पानी को वो लोग छान के देखते हैं तो उन्हें सीमेंट मिलता है, जो चीज़ क्लियरली दिखाती है कि चाइना कितना ज़्यादा एग्रेसिवली उस डैम को बिल्ड करने में लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी न्यूज़ देखने को मिलती है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो चाइना है वो अपने जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उन्हें भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है। और साथ ही साथ चाइनीज़ प्रोपेगेंडास भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं हमारे देश में, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि चाइना इज़ इनविंसिबल, चाइना को कोई हरा नहीं सकता। हम आए दिन ये देखते रहते हैं कि चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया, चाइना ने ऐसा बनाया, चाइना ने वैसा बनाया, बट ऐसा भी नहीं कि चाइना बहुत ही ज़्यादा महान देश बन गया है। चाइना में जो ज़्यादातर सिटीज़ है वो घोस्ट सिटीज़ है, वहाँ के जो मालिक है वो अपनी बिल्डिंगें बेचने के लिए किराए में लहसन तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, बिल्डिंग के किराए के तौर पे पैसा नहीं, येन नहीं, बल्कि लहसन, और यहाँ तक कि चावल की जो बोरियाँ हैं उन्हें तक एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाइनीज़ आर्मी की असलियत तो मैंने अपने ब्लॉग्स में एक्सपोज करके ही रखी हुई है। हो सकता है कि चाइना इंडिया से आगे हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा आगे नहीं, और हमें भी उनसे ज़्यादा आगे जाना है। साइबर वॉरफेयर भी इस सारी चीज़ों में इंक्लूड है, जहाँ पे हैकिंग तो देखिए ऐसी चीज़ हो गई है ना कि अगर किसी देश की इंटेलिजेंस कमज़ोर है तो वो पूरा का पूरा देश पूरे तरीके से कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस और हमारी जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिन्होंने कई बार इनकी जो चाइनीज़ लोगों की कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उनको एक्सपोज किया है इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया के जो राज हैं उन्हें चुराने
में उन्हें नाकाम किया है। जो इंडिया के सीक्रेट्स है, जो चाइनीज़ एजेंट्स आगे चुराना चाहते थे, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो चुराना चाहती थी, उसे हमने नाकाम किया, हमारी रॉ ने नाकाम किया। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को सबसे पहले तो ऊपर करना होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऊपर जाना है, नॉर्मल सिविलियंस है उन्हें भी ऊपर जाना है, गवर्नमेंट को भी अच्छे एक्शंस लेने हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और भी कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं चाइना की जो वो लोग इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, बट देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। क्या चाइना अपने इन मकसदों में, इन बुरे मकसदों में कामयाब होता है, या फिर हम इंडियन गवर्नमेंट और हमारी रॉ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे के अच्छा सबक सिखाती है या फिर नहीं, क्योंकि ये खेल काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, क्योंकि और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोस हम लाने वाले हैं इस चैनल पे आगे जाके। सबसे पहले तो हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कुछ 90s के टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, क्रिमिनल्स फ्रीडम फाइटर्स का भेस पहन के फ्रीडम फाइटर होने का हवाला देकर क्राइम्स करते थे, पर्सनल रिवेंज निकालते थे। एंड साथ ही साथ एआई का क्या फ्यूचर होगा वॉर में, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करा जा रहा है कुछ कंट्रीज़ में, कुछ स्पेशल कंट्रीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ डार्क चीज़ों की भी बात करेंगे, इतिहास की, 1975 की इमरजेंसी के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात करेंगे। और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स पड़े हुए मेरे पास, एक एक करके सब पे वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करिए, अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनमें शेयर ज़रूर करिएगा। एंड फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।